एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफी आसान है ये। फाइंड द एसलेशन ऑफ द मून विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अर्थ के रिस्पेक्ट में मून का एसलेशन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो मून का मोशन कैसा होता है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। मान लिया ये अर्थ है, अर्थ सेंटर में होती है, उसके अराउंड मून मूव कर रहा होता है, ठीक है। ये अर्थ है ये, और ये मून है। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में मून का मोशन सर्कुलर मोशन होता है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। टाइम फिक्स है, एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, 27.3 डेज। तो टाइम फिक्स है, इसका मतलब जो मोशन है वो कैसा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ओमेगा कांस्टेंट होगी, टाइम पीरियड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट होगी उसकी। तो एसलेशन पूछा जा रहा है, एसलेशन कितना होगा, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस दिया आर और टाइम पीरियड दिया है, ठीक है। टाइम से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा। टी इजकल टू कितना होता है, 2 पाई/ओमेगा। तो यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, टी दिया है तो यहां से हम क्या फाइंड कर लेंगे, ओमेगा, ठीक है। ओमेगा पता लग जाएगा एक बार आपको, और रेडियस आपको गिवन ही है। तो जो एसलेशन हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सिर्फ एक ही एसलेशन होता है जिसको हम सेंट्रीपिटल एसलेशन कहते हैं, और वो होता है v² अपॉन आर, या फिर वो कितना होता है, आर टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आपको आर पता है, ओमेगा फाइंड कर लोगे 2 पाई/टी से, ठीक है, और यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाए। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफी आसान है। इसमें क्या है कि मान लिया अर्थ है ये, और अर्थ की सरफेस पे एक पार्टिकल रखा हुआ है। ये अर्थ की एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है। ओमेगा मान लिया उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, और अर्थ की डायमीटर दिया है, नहीं अर्थ की हमें क्या पता है, रेडियस पता है। और अर्थ की सरफेस पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, और इक्वेटर पे रखा हुआ है। इक्वेटर पे एक पार्टिकल रखा है, मान लिया यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है ये, और पूछा है इसका एसलेशन कितना होगा, ठीक है। और एसलेशन आपको सिर्फ किसकी वजह से काउंट करना है, सिर्फ अर्थ के रोटेशन की वजह से, ठीक है। अर्थ के रोटेशन की वजह से कितना काउंट करना है आपको। और डायमीटर, डायमीटर अर्थ का दिया, इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अबाउट इट्स एक्सिस। क्लियर। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये रोटेशन, एक रिवॉल्यूशन को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। तो ओमेगा कितना होगा इसका, तो ओमेगा होता है 2 पाई/टी। टी कितना है, 24 आवर्स, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे 24, और आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड्स, ठीक है। ये आ जाएगा ओमेगा। रेडियस कितनी है, तो डायमीटर दिया, तो रेडियस फाइंड कर सकते हैं 12800 किलोमीटर, उसको हाफ कर देंगे तो 6400 किलोमीटर उसकी क्या आ जाएगी, रेडियस। तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, 6400 इंटू 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। तो एसलेशन कितना होगा, तो एसलेशन होगा आपका आर टाइम्स ओमेगा स्क्वायर, v²/r या आर आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कल में, और रेडियस दी है 1 सेंटीमीटर, और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो स्पीड है 2 × t। मतलब टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा, स्पीड भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और स्पीड दी आपको सेंटीमीटर्स पर सेकेंड्स में, और टाइम दिया सेकेंड्स में, ठीक है। तो यानी सब कुछ सेंटीमीटर्स में ही है। तो रेडियल एसलेशन पूछा है एट t = 1 सेकेंड। तो रेडियल एसलेशन होता है, रेडियल एसलेशन या फिर नॉर्मल एसलेशन या फिर सेंटीपिटल एसलेशन, एक ही बात है। तो जो रेडियल एसलेशन होता है, AC कहते हैं इसको, तो वो होता है v²/r। और एक सेकंड पे, तो एक सेकंड पे कितनी स्पीड हो जाएगी उसकी, तो टी की वैल्यू अगर यहाँ 1 पुट करेंगे, टी की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे, तो v आ जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, और रेडियस कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। टेंजेंशियल एसलेशन, जो टेंजेंशियल एसलेशन होता है वो होता है dv/dt, ठीक है। वो कितना होता है, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। टेंजेंशियल एसलेशन स्पीड के चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। dv/dt करेंगे, तो dv/dt करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ कितना आ जाएगा यहाँ से, डायरेक्ट 2। तो यूनिट होगी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। मैग्नीट्यूड ऑफ एसलेशन, टोटल एसलेशन पूछा है आपसे, मैग्नीट्यूड उसका, जो टोटल एसलेशन होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एसलेशन प्लस टेंजेंशियल एसलेशन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट 20। तो टोटल एसलेशन का जो मैग्नीट्यूड आया वो आया अंडर रूट 20। तो अंडर रूट 20 को आप ऐसे लिख सकते हो 2√5, और यूनिट वही रहेगी सेम, सेंटीमीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, काफी आसान है ये। ए स्कूटर वेइंग 150 kg टुगेदर विद इट्स राइडर मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। टोटल मास कितना है स्कूटर का, तो एम दिया 150 kg, सब कुछ मिला के, ठीक है, स्कूटर राइडर सब कुछ, ठीक है। और कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो दिया 36 किलोमीटर पर आवर। तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स पर सेकेंड्स में, तो 5/18, तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर। और किस रेडियस में मूव कर रहा है, तो वो जो रेडियस दी आपको, वो रेडियस दिया 30 मीटर।
पूछा व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द स्कूटर इज नीडेड टू मेक द टर्न पॉसिबल, ठीक है। स्कूटर अगर टर्न कर रहा है, ठीक है, तो कितना फोर्स चाहिए, तो किसी सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर आर्क में टर्न करने के लिए जो फोर्स चाहिए होता है वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। फोर्स कहाँ से आया, ये फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एसलेशन। तो अगर आपको मास पता है, एसलेशन पता है, तो आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, फोर्स की। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसलेशन, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर दो, आपको मिल जाएगा फोर्स कितना चाहिए, मास कितना है 150, वी का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, अपॉन रेडियस कितनी है, ये 30 मीटर्स, ठीक है। तो ये 5, तो ये कितना कितना फोर्स चाहिए आपको, 500 न्यूटन। और ये फोर्स देगा कौन, तो अगर ये हॉरिजॉन्टल रोड है तो हॉरिजॉन्टल रोड पे कौन देता है ये फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स कहां से आएगा, फ्रिक्शन फोर्स की हेल्प से। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम में पता है आपको मास दिया था इतना, स्पीड इतनी थी और रेडियस इतनी थी। और अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि प्रीवियस प्रॉब्लम में जो हॉरिजॉन्टल फोर्स चाहिए था इज टू बी सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड, ठीक है, इज टू बी सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो आपको ये समझना चाहिए इसमें हो क्या रहा है कि मान लिया अब जो स्कूटर है वो एक बैंक रोड पर टर्न कर रहा है, ठीक है। तो मान लिया ये स्कूटर है कुछ ऐसे, मान लिया व्हील है और कोई पर्सन इस पे बैठा हुआ है, जो भी है, ठीक है। और ये बैंक रोड पे टर्न कर रहा है, तो बैंक रोड पे जब टर्न करता है तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको कौन बैलेंस कर रहा होता है, उसको नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट भी बैलेंस कर रहा होता है। जैसे मान लिया यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन ये मान लिया आर है, ठीक है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा वो इस तरफ लग रहा होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और जो वेट लग रहा होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा एम जी, ठीक है। तो आर कितना होता है, तो आप ऐसे समझो आर के अगर दो कंपोनेंट्स ब्रेक करें तो आर का एक कंपोनेंट एम जी को बैलेंस करता है और दूसरा जो कंपोनेंट होता है आर का वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस करता है। तो अगर ये एंगल मान लिया थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, तो जो ऊपर वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो होता है आर टाइम्स कॉस थीटा, वो किसको बैलेंस कर लेगा, एम जी को, और आर टाइम्स साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर को, ठीक है। तो आपसे थीटा पूछा गया है, ठीक है। तो अगर दोनों इक्वेशंस अगर हम लिखें, आर कॉस थीटा लिखें एम जी के बराबर, और उसके बाद आर साइन थीटा लिखें अगर हम एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर, फ्रिक्शन को यूज नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन ही बैलेंस कर रहा है। एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर आर, ऐसा करते हैं आर स्मॉल आर ले लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको स्मॉल आर ले लेते हैं। तो अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, ये सेकंड इक्वेशन है और ये मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है, तो सेकंड अपॉन फर्स्ट अगर हम करें तो जो टेन थीटा आएगा वो आ जाएगा आपका वी स्क्वायर ओवर आर जी, ठीक है। तो आपको एंगल ऑफ बैंकिंग पूछा गया है, थीटा तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, आपके पास वी है, आपके पास आर है, आपके पास जी है, सारी वैल्यूज पुट करो और टेन थीटा निकालो, फिर हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, थीटा, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी का मतलब ये तब होता है टेन थीटा जब आप बिना किसी फ्रिक्शन के सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन की हेल्प से टर्निंग कर रहे हो। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। एक पार्क की रेडियस दी आपको 10 मीटर, आर आर के बारे में इंफॉर्मेशन है, आर कितना दिया आपको 10 मीटर्स, और एवरेज स्पीड जो दी है v वो दी है 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 18 इंटू 5/18, तो वो जो एवरेज स्पीड है वो 5 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। तो पूछा व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो जो प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग वो एंगल होता है जिस पर आप बिना किसी फ्रिक्शन की हेल्प से टर्निंग ले सकते हो, यानी नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट ही सफिशिएंट होगा टर्निंग देने के लिए, ठीक है आपको। तो उसमें जो अभी हमने सॉल्व किया तो उसमें जो टेन थीटा आता है एंगल ऑफ बैंकिंग का टेंजेंट, जो टेन थीटा आता है वो आता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये वो एंगल ऑफ बैंकिंग है जिस पर आप बिना किसी फ्रिक्शन की हेल्प से सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट की हेल्प से टर्निंग ले सकते हो, ठीक है। तो अगर इस केस में पूछा प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 अपॉन आर कितना है 10, और जी भी मान लिया कितना है 10, ठीक है। तो ये बन जाएगा लगभग आपका हाफ 1/4, ठीक है। 25 नीचे 100 तो कितना आ जाएगा 1/4, तो थीटा कितना है प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग, तो वो जाएगा 10 इनवर्स 1/4। क्लियर। सेवेंथ भी काफी आसान है काफी ये क्वेश्चन। इफ द रोड ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसकी रोड क्या है, हॉरिजॉन्टल। बाकी क्या क्या चीजें थी पीछे वाले क्वेश्चन में, तो रेडियस कितनी दी थी आपको 10 मीटर्स, स्पीड कितनी दी थी आपको 18 किलोमीटर पर आवर, तो उसको कन्वर्ट कर लिया था तो वो बन गई थी 5 मीटर्स पर सेकेंड, और पूछा था इसमें प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है। अब हमारी क्या है, रोड हॉरिजॉन्टल है, जब हॉरिजॉन्टल है तो कोई नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट नहीं एम वी स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस करेगा, अब सिर्फ एक ही फोर्स है जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा,
और वो है आपका फ्रिक्शन फोर्स। तो पूछा मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होगा, कम से कम कितना चाहिए हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ठीक, कम से कम कितना चाहिए, ठीक है। तो अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट कम से कम चाहिए तो इसका मतलब उस टाइम पे जस्ट स्लिपिंग होने वाली होगी, कम से कम फ्रिक्शन कोफिशिएंट जस्ट स्लिपिंग होने वाली होगी, और जब जस्ट स्लिपिंग होने वाली होगी तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा। तो ये बात आपको एकदम समझ में आनी चाहिए कि जब फ्रिक्शन कोफिशिएंट मिनिमम होता है तब फ्रिक्शन फोर्स जो एक्ट कर रहा होता है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे एक्ट कर रहा होता है, यानी म्यू इंटू आर, ठीक है। और वही फ्रिक्शन फोर्स किसको बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ठीक है। मान लिया कोई टर्न ले रहा है हॉरिजॉन्टल रोड पे, ठीक है, तो बाहर की तरफ लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, और अंदर की तरफ ग्राउंड से क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, और नीचे लग रहा होगा एमजी। एमजी किससे किससे बैलेंस हो जाएगा, यहाँ सरफेस लगने वाले नॉर्मल रिएक्शन से, एकदम स्ट्रेट होगा, ये ऐसे होगा एकदम, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली किसको बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर आपको म्यू मिनिमम चाहिए तो वो हो सकता है म्यू इंटू आर, आर किसके बराबर, एम जी के बराबर, और वो किसको बैलेंस कर लेगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर को, ठीक है। आपसे म्यू पूछा गया है तो म्यू कितना आ गया आपका, म्यू मिनिमम, म्यू मिनिमम कितना आ गया, तो वो आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी, क्लियर। वो कितना आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी। वी स्क्वायर कितना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, आर कितना है 10, और जी कितना है, वो भी 10 है। तो म्यू कितना आ गया, मिनिमम कितना म्यू चाहिए, 1/4, यानी हॉरिजॉन्टल रोड पे अगर उतनी रेडियस में उतनी स्पीड से टर्न करना है तो मिनिमम मिनिमम म्यू कितना चाहिए, 0.25, इतना तो चाहिए ही चाहिए, ठीक। इससे कम अगर होगा म्यू तो स्लिपिंग हो जाएगी तुरंत, गाड़ी स्कूटर बाहर की तरफ स्किड कर जाएगा, क्लियर। 8th क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफी आसान है। एक रोड की बैंकिंग दी है, बैंकिंग कितने एंगल पे दिया है, थीटा, तो थीटा आपको दिया है, थीटा दिया है 30 डिग्री, क्लियर। और रेडियस कितनी दी है आपको, रेडियस दी है 50 मीटर, और इस सर्कुलर रोड पे एक व्हीकल टर्न लेता है और पूछा कितनी स्पीड से टर्न ले, वी आपसे पूछी कितनी स्पीड से टर्न ले ताकि फ्रिक्शन यूज नहीं हो। फ्रिक्शन यूज नहीं हो यानी सिर्फ कौन सा कंपोनेंट उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर ले, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट। तो उस केस में वो वी जो आता है वो आता है अंडर रूट आर जी टेन थीटा, म्यू को यूज नहीं करना आपने, तो वी कितना आता है, वी आता है अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है। तो बस सारी वैल्यूज आपको पुट कर देनी है, आपको वी मिल जाएगा बिना फ्रिक्शन के यूज किए। आप टर्न लेना चाहते हो तो आर की वैल्यू कितनी है 50 मीटर, जी कितना है 10, और टेन थीटा 1030, 1030 होता है 1/√3, ठीक है। तो इसको जो भी है उसको सॉल्व कर लेना, जो कुछ भी आंसर मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा, क्लियर। 9th क्वेश्चन भी काफी आसान है। इसमें क्या है, एक बोहर मॉडल होता है, बोहर मॉडल में हाइड्रोजन एटम का मॉडल बनाया है उन्होंने। तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल की तरह ट्रीट किया, वो सर्किल में मूव कर रहा है, और जिसके सेंटर पे क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। तो एक बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है और इसके सेंटर पे क्या है, मान लिया प्रोटॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन है, और इस ऑर्बिट में कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रेडियस कुछ दी है आपको आर, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इस केस में कौन देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो अंदर की तरफ लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स जो होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो फोर्स की इक्वेशन क्या होती है, फोर्स जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू होना चाहिए मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या होता है इस केस में, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इज इक्वल टू एम टाइम्स वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो आपसे पूछा है स्पीड पूछिए, वी के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी है, तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देता हूँ। बाकी आप सब कुछ सॉल्व कर लोगे, के की वैल्यू पता होती है, जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, बस प्लस माइनस होता है, ठीक है। और डिस्टेंस भी आपको गिवन है, रेडियस गिवन है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है। एम मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, और यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, बी, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। स्टोन इज फास्टेंड एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग है और उसके एक एंड पे स्टोन को फिक्स किया गया, ठीक है, और उसको वर्टिकल सर्किल में घुमा रहे हैं, और जिसका रेडियस कितना है आर। तो पूछा फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ द स्टोन दैट फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो वो आपको बतानी चाहिए मिनिमम स्पीड क्या क्या होती है। तो जो लोएस्ट पॉइंट होता है, बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, अगर आपको पूरा वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कराना है तो जो लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड होती है वो होती है अंडर रूट टाइम्स 5 GR, या रेडियस अगर L हो तो 5 GL, ठीक है।
हॉरिजेंटल पॉइंट पे जो मिनिमम स्पीड होती है, अगर आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कराना है तो वो होती है अंडर रूट टाइम्स 3gr। और हाईएस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम स्पीड चाहिए आपको, ठीक है, तो कंसेप्ट इसमें इतना होता है कि मिनिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए ताकि बाहर लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उसके वेट mg को बैलेंस कर ले, इतना चाहिए, ठीक है। मिनिमम स्पीड इतनी होनी चाहिए ताकि बाहर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसको बैलेंस कर ले, उसके वेट को, ताकि वो स्ट्रिंग स्लैक ना कर जाए, ठीक है। तो बाहर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा mv² अपॉन r, और नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा mg। तो इतना होना चाहिए, वेलोसिटी मिनिमम इतनी चाहिए ताकि ये mv² अपॉन r किसको बैलेंस कर ले, mg को। तो जरा इसको पुट करते हैं, mv² अपॉन r ये किसको बैलेंस करेगा, mg को। तो m से m कैंसिल हो गया, v कितना आ गया, तो v आ गया अंडर रूट gr। क्लियर। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए, मिनिमम कितनी चाहिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए, gr। ठीक, इससे ज्यादा होगी तो भी चलेगा, लेकिन अगर इससे कम हुई तो रस्सी जो स्ट्रिंग है वो पहले कहीं ना कहीं स्लैक कर जाएगी और उसके बाद मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। क्लियर, स्ट्रिंग आपकी स्लैक कर जाएगी और मोशन फिर जो हो जाएगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा कुछ हो जाएगा। क्लियर। तो ये तीनों वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर स्ट्रिंग है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अंडर रूट 5gr, हॉरिजेंटल पॉइंट पे अंडर रूट 3gr, और टॉप पॉइंट पे अंडर रूट gr। ये एग्जैक्ट स्पीड्स नहीं है, ये मिनिमम स्पीड्स हैं, इतनी तो चाहिए ही चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा। क्लियर। 12th क्वेश्चन करते हैं। ए मॉस्किटो इज सिटिंग ऑन एन एलपी रिकॉर्ड। एलपी क्या होता है, ये ऐसा रिकॉर्ड होता था जो पहले बजता था कभी। एलपी रिकॉर्ड लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड कहते हैं इसको। एलपी रिकॉर्ड डिस्क रोटेटिंग एट ऑन ए टर्न टेबल एट 100/3 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, यानी उसका ओमेगा गिवन है आपको, ओमेगा कितना है 100/3 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, लेकिन हमें चाहिए होता है रेडियन पर मिनट। तो एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, 2π। तो 100/3 इंटू 2π, अब यह यूनिट बन गई आपकी रेडियन पर मिनट। मिनट्स है, मिनट्स को भी सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा 60, अभी बन गई रेडियन पर सेकंड। क्लियर। द डिस्टेंस ऑफ द मॉस्किटो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टर्न टेबल इज 10 सेंटीमीटर। तो जो मॉस्किटो का सर्कुलर मोशन हो रहा होगा उसकी जो रेडियस है, उसकी रेडियस कितनी दी आपको, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हो जाएगा 0.1 मीटर। show that the friction coefficient between the record and the mosquito is greater than π²/18। फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो होगा वो इससे बड़ा होना चाहिए, और जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है। ठीक है, तो मान लिया अगर मॉस्किटो कहीं यहाँ बैठा हुआ है, ये कहीं मॉस्किटो ऐसे बैठा हुआ है, तो इस पे दो फोर्सेज लग रहे होंगे। अगर मॉस्किटो के रिस्पेक्ट में देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू मॉस्किटो, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² अपॉन r, और अंदर की तरफ ग्राउंड से, मतलब सॉरी डिस्क की सरफेस से अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स। इसकी टेंडेंसी बाहर स्लिप करने की होगी मॉस्किटो के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स इनवर्ड लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड लगेगा। ये सब कुछ हम किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू मॉस्किटो, क्योंकि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम सूडो फोर्स लाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन कितना होगा, तो फ्रिक्शन हो जाएगा किसके बराबर, mv² अपॉन r के बराबर। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, आपसे पूछा गया है, आपको ये प्रूव करना है कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है इससे ज्यादा तो होगा ही होगा, यानी मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना हो सकता है, तो वो इतना होगा π²/81। ठीक है, तो जब फ्रिक्शन कोफिशिएंट मिनिमम होता है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और वो इस केस में कितना होगा, म्यू टाइम्स mg। टर्न टेबल हॉरिजॉन्टल है, तो अंदर की तरफ फोर्स mg लग रहा होगा, बाहर की तरफ फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। ठीक है, वो किसके बराबर है आपका, mv² अपॉन r। आपको म्यू की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो वो आ जाएगा आपका v²/rg। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है, या फिर v को r ओमेगा ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा r² अपॉन rg। एक r से r कैंसिल, तो म्यू की जो वैल्यू आ रही है आपके यहाँ पे, वो आ रही है r टाइम्स ω²/g। आपको सारी वैल्यूज पुट कर देनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। 13th क्वेश्चन करते हैं। A simple pendulum is suspended from the ceiling of a car taking the turn of 10 meter with a speed of 36 km/h। एक कार है, कार का ये बॉक्स है मान लिया, और इस कार से की सीलिंग से एक पेंडुलम को हैंग किया गया है, और वो कार एक सर्कुलर टर्न ले रही है। ठीक है, सर्कुलर टर्न कितनी रेडियस का ले रही है, तो वो जो रेडियस गिवन है आपको, रेडियस गिवन है 10 मीटर्स, और कितनी स्पीड से ले रही है, तो स्पीड है 36 km/h। तो उसको मीटर्स पर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 10 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो पूछा है कि ये जब ये ऐसे स्विंग करेगी तो कार के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू कार, तो पेंडुलम पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ, जिसकी वजह से पेंडुलम स्विंग करके बाहर की तरफ निकल जाएगा। पेंडुलम स्विंग करके बाहर की तरफ निकल जाएगा और वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना के सस्टेन हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो ये पूछा ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो अगर इस पर हम फोर्सेज देखें, तो इस पेंडुलम, अगर मान लिया पेंडुलम का मास m है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, वो कितना होगा, mv² अपॉन r।
ठीक है, और नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा तो उसका वेट यानी mg, ठीक है। और अगर थीटा देखें यहाँ से, और स्ट्रिंग में क्या लग रहा होगा, टेंशन टी, ठीक है। तो टी का अगर ये एंगल होगा, ये भी कितना होगा, थीटा। तो टी का ये जो अपर वाला कंपोनेंट है टी कॉस थीटा, वो एमजी को बैलेंस करेगा, और टी का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा, वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस करेगा। तो इक्वेशन ऐसी हम पहले भी कई बार बना चुके हैं। तो टी कॉस थीटा या टी साइन थीटा, पहले देखते हैं टी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, वो बैलेंस कर रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर को। और टी कॉस थीटा किसे बैलेंस करेगा, तो टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा एम जी को। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना है, क्योंकि हमने टेन थीटा थीटा फाइंड करना है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, टेन थीटा कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर ओवर आर जी, सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, थीटा। क्लियर।